अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। कल हमने फिर ये देखा कि बिजली एक बार फिर से महंगी कर दी गई है और 4 पे 74 पैसे महंगी कर दी गई है। आवाम खासी परेशान हमें नज़र आ रही है और हुकूमत ये कह रही है कि हम इक़दामात कर रहे हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, मगर माली खसारा हमारा इस हद तक बढ़ चुका है कि साबिक़ा जो हुकूमतें हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी का जो सिलसिला है वो जारी है हुकूमत का। और फिर अगर हम बात करें कि सिंध हुकूमत के ऊपर भी महंगाई की तमाम जिम्मेदारियाँ हैं वो विफाकी वज़रा डालते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नैप के हवाले से भी। हुकूमत का अहम मंशूर था एहतसाब का। देखेंगे कि हुकूमत का ये जो मंशूर है किस हद तक उसको फ़ायदा हुआ इस मंशूर से, कितनी हद तक ऐसे अनासिर जो हुकूमत दावा करती रही है कि बैरून मुल्क पैसा ले गए हैं पाकिस्तान से कमा कर, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके, और नैब के इन तमाम सूरत हाल के ऊपर क्या किरदार रहा है, हमारी अदालतें क्या नैब के हवाले से कहती रही हैं, हम इस नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे ग्रीन लाइन मनसूबा। हमने देखा कि कल कराची में कुछ हिजानी सी सूरत हाल हमें पैदा होती हुई नजर आई कि एहसन इकबाल भी वहाँ पहुँच गए अपने कारकुनान के साथ और उन्होंने भी इफ्तिताह करने की कोशिश की उस मनसूबे की और ये दावा भी किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मनसूबा है। और हमने देखा कि रेंजर्स और इंतज़ामिया के साथ उनकी कुछ धक्कम पेल के मनासिब भी मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुए। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत के ऊपर भी। हमने देखा कि दोनों जमातें एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी करती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो एक बयान दिया है, उसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब का भी रद्दअमल सामने आया है। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे एक अहम खबर के ऊपर भी, और जो कि आज के अखबारों की जीनत भी बनी हुई है। अमेरिका ने जमहूरी समझ के हवाले से पाकिस्तान को भी दावत दी और जनूबी एशिया के अंदर हमने देखा कि सिर्फ 4 ममालिक थे जिन्हें अमेरिका ने है दावत दी थी, जिनके अंदर पाकिस्तान, भारत और नेपाल और मालदीव भी शामिल था, मगर पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया है। और जो खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, जो बकिया जो 3 बचते हैं, वो अपनी जो शिरकत है वो इस समिट के अंदर यकीनी बना रहे हैं। हम देखेंगे इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कल एक अहम बयान दिया है कि अमेरिका और चाइना की जो एक कोल्ड वार है, सर जंग है, वो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इन तमाम तर नुकात के ऊपर बात करेंगे। हमें टेलीफोनिक लाइन के ऊपर ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हफीज़ खान साहब। हफीज़ खान साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हफीज़ खान साहब, सबसे पहले हम महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं, चूँकि अमेरिका और यकीनी तौर पर चाइना और पाकिस्तान वाला भी एक अहम मामला है, उसके ऊपर भी हम लाजमी बात करेंगे। लेकिन महंगाई के हवाले से एक मुल्की मसला है, आवाम खासी परेशान भी नज़र आती है। हुकूमत रिलीफ के वादे तो कर रही है, बिजली कल भी महंगी हो गई है। क्या देख रहे हैं, गवर्नर सबसे अहम एक मामला रहा है इस मौजूदा हुकूमत का, या फिर आलमी सतह के ऊपर महंगाई है जिसका जो कंट्रोल है, जिसका जो राय हल है वो हुकूमत के पास भी नहीं है? जी रजा साहब, जो ये एक हमारे पास प्राइस हाइक या जिसे अब महंगाई वगैरह का जो सिलसिला चल रहा है ना, जी इसे हम आलमी उसको लेवल से जोड़ना या ये कहना कि ये दुनिया भर में ऐसी मूव है, ये किसी हद तक तो इसको कहा जा सकता है कि जो आफ्टर कोरोना या पोस्ट कोरोना इफेक्ट्स हैं वो उसका है। लेकिन इसमें मेरे नजदीक 90% ये जो हमारा आईएमएफ से मुआहदा हुआ है ना, अभी जी ये जो ताजा लहर है महंगाई की, और इसमें अभी देखिएगा कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, गैस की कीमत भी बढ़ेगी। ये तो कल सिर्फ बिजली की कीमत का आप बता रहे हैं ना, 4 रुपए कुछ पैसे। जी जी लेकिन ये जो है, ये अभी जो तीसरी हमें किस्त रिलीज होने का जो मुआहदा लटका हुआ था एक अरसे से, ये तमाम उसकी कंडीशनैलिटीज हैं, ये उसकी शराइत हैं कि कहाँ से कहाँ लेकर जाना है। पहले कहा गया था कि मिनी बजट आ रहा है, तो उस पर आपने देखा होगा कि वावेला मचा हमारे यहाँ। जी लेकिन उस वावेले को डिफ्यूज करने के लिए अब एक एक करके कुछ चीजें की जा रही हैं, और आए दिन आप देखिएगा कि एक एक चीज को अब महंगा किया जाएगा, और वो तमाम तर वो जो शराइत हैं वो पूरी की जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ा जो एक अहम मामला है, वो कुछ जो पहले छूट दी गई थी, और वो छूट दी गई थी बड़े अहम जो हमारे यहाँ रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं, या खास तौर पर मेडिसिन पर जो रिलीफ दिया गया था, जो मेडिसिन के लिए केमिकल्स इंपोर्ट किया जाता है, अगर उस पर ये छूट वापस ले ली जाती है जो टैक्सेशन की, और जैसा कि ये चाह रहे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ मेडिसिन की कीमतें कहाँ जा पहुंचेंगी इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो ये जो प्राइस हाइक है या महंगाई है, बिजली के रेट बढ़ा देना, गैस के बढ़ा देना, ये तमाम तर उस मुआहदे का जो आईएमएफ से हमने पैसे लेने हैं, ये उसी का ये शाखसाना है, और इससे
अलग इसको नहीं करके नहीं देखा जा सकता। सही। अच्छा, मशीर ख़ज़ाना भी इस हवाले से ये कहते रहे हैं कि ठीक है, हमारा आईएमएफ के साथ मुआहिदा हो गया है, लेकिन हमने इससे पहले देखा कि जब वो मशीर ख़ज़ाना नहीं थे तो इस हवाले से वही कहते रहे कि सख्त शराइत के ऊपर हमने डील कर लिया है आईएमएफ के साथ, लेकिन जब से वो हुकूमत का हिस्सा बने हैं तो इस हवाले से जी। उनके जो बयानात हैं वो कुछ बदले बदले से हमें नज़र आते हैं, अवाम को तसल्लियाँ देते हुए भी नज़र आते हैं। कल ही उनका बयान ये भी सामने आया कि ये 3-4 महीने की एक लहर है जो चलेगी, 3-4 महीने बाद हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। 3-4 महीने बाद ये क्यों हुकूमत हर मामले के ऊपर 3 महीनों को ही बीच में लेकर आ रही है? इससे पहले हमने देखा कि काबीना इजलास के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ये ताकीद करते हैं कि 3 महीने तक कोई वज़ीर जो है वो बैरून मुल्क ना जाए। मशीर ख़ज़ाना ये कहते हैं कि 3 महीने तक हम महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। तो और अपोजिशन की अगर हम बात करें तो 3 महीने की बात की ही वो बातें कर रहे हैं मार्च की भी। तो ये ऐसा 3 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा कि अपोजिशन और हुकूमत जो है वो 3 महीनों की ही जो है डेडलाइन दे रही है? रजा साहब, ये 3 महीनों का जिस तरीके से एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट हुँ, जा रही है या गवर्नमेंट कुछ और मुश्किलात में होगी, उस किस्म का मामला नहीं है। ये सही। हमारे यहाँ 3-4 महीने, जिसे हम कहते हैं कि एक लॉलीपॉप सा, कि उसके अच्छा, बाद जब लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं उसके बाद आदी हो जाते हैं। सही। अब शुरू से देखिए कि जब पेट्रोल को महंगा किया गया था, इतना बड़ा उसमें इजाफा किया गया था, उसके बाद लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। लेकिन एक हुँ, रोज के लिए जब पेट्रोल पंप वालों ने, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की थी, उसके बाद लोग 200 रुपए तक लेने पर तैयार हो गए थे मजबूरी की हालत में। तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जानती है कि अगर ये जितना भी बढ़ाते चले जाएंगे लोग उसके आदी होते चले जाएंगे। हुँ, और 3 महीने का जो एक कॉन्सेप्ट उससे जोड़ा गया है कि जो वजीर आजम ने अपने वुज़रा को कहा है कि वो बाहर नहीं जाएंगे, तो वो अलग मामला है। उस पर आपने देखा होगा कि जो हमारे वफूद बाहर जा रहे थे ढेरों के ढेरों, और उनके साथ अगर एक मिनिस्टर जा रहा है तो उसके साथ एक लौ लश्कर जा रहा है अटेंड करने के लिए, और महंगे से महंगे होटल्स में पुरतयुश तरीके से वहां कयाम किया जाता है। और जो ऑफिसर जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे, उनके साथ उनके घर वाले भी होते हैं। हुँ, तो वो जब उन तक रिपोर्ट हुई वजीर आजम साहब तक, तो उन्होंने फिर ये पाबंदी लगाई कि एटलीस्ट 3 महीने के लिए तो इसको रोका जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि 3 महीने का जो मामला रोके जाने का गुजरा का है, उसमें कुछ महकमे ऐसे हैं कि जिनके लिए जाना ही जाना पड़ता है। आप देखिए कि हुँ। एडवाइजर है मोईज यूसुफ साहब, जी, जी। वो दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, और ये उन पे तो लागू नहीं होगा। हुँ। अगर कोई बाहर कोई ऐसा इवेंट होता है तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो वजीर खारजा है, जी, जी, वो भी क्या जाएँगे बिल्कुल। क्या उनको डिटेन किया जा सकेगा? हुँ, ये एक बात कह दी जाती है, आप जिसे कहते हैं कि जस्ट लोगों को एक बात कहने के लिए, एक एहसास दिलाने के लिए कि हम बहुत विजिलेंट हैं हुँ, और हम हर तरीके से जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने ये मैयत उठा ली, ये काम कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे क्या मंतक होती है? ये तमाम की तमाम बातें वो होती हैं कि जिनकी मंतक कोई नहीं होती। हुँ। सिर्फ एक अवाम को ये रियलाइज करवाना होता है कि जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, होता कुछ भी नहीं है। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 3 साल मौजूदा हुकूमत के मुकम्मल हो चुके हैं, चौथे साल में हुकूमत दाखिल हो चुकी है। क्यों अब तक मॉनिटरिंग पॉलिसी ऐसी कोई मुनज़्ज़म ये नहीं कर सके कि जो वो चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम साबका हुकूमतों में भी होता था और इस हुकूमत में जो हमें ना होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर इस मौजूदा हुकूमत के अंदर गवर्नेंस के हवाले से वफाकी वज़रा भी ये बात कह चुके हैं कि गवर्नेंस सबसे बड़ा मसला है, हम चीज़ों के कंट्रोल के हवाले से निचली सतह के ऊपर जो रेट हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सके। आपको क्या वजह लगती है इस नाकामी की, क्यों हुकूमत जो है वो इस मामले के ऊपर नाकाम होती हुई हमें नज़र आई है? रजा साहब, इसमें जो अगर हम बड़े सगीर की तारीख देखें, सही। तो जो मार्केट रिफॉर्म्स थी अलाउद्दीन खिलजी की जब उनका दौर हुकूमत था, उससे बढ़कर हमें पूरी इंडो पाक की तारीख में कभी वैसा नजर नहीं आया। और जो सवाल आपका है वो उसमें खास तौर पर ये है हुँ, कि जो ब्यूरोक्रेसी या जो ग्रास रूट लेवल तक जो लोग जिम्मेदार हैं महंगाई को रोकने के ना, वो उसे रोकना चाहते नहीं है। आप देखिए कि हमारे तमाम के तमाम वो लोग जो तहसील लेवल पर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं या डिवीजनल लेवल पर वो हैं, नुमाइंदे हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो बददिल हैं। वो हुँ, कोई काम करने को चाहते नहीं। अगर वो एक काम अलिफ करते हैं तो कल उनसे बासपुरस होती है कि ये आपने अलिफ क्यों किया। हुँ, और वो अगर अज खुद कुछ करना चाहते हैं तो उन पर उनकी बासपुरस होती है। आपने ये भी देखा होगा, एक खबर, एक मिसाल देता हूं आपको, सही। कि एक कहीं किसी इलाके में एक वाक्य होता है,
तो जी। वाकया होता है, कोई जुर्म होता है तो उसकी एफआईआर तो काटनी है, एसएचओ ने काटनी है अपने थाने के। हम्म। होता क्या कि वजीर आजम के हुक्म पर या वजीर आला के हुक्म पर पर्चा दर्ज कर दिया गया या एफआईआर काट दी गई। दैट मीन्स के जो एसएचओ है जिसका ये बुनियादी काम है उसको उस विल से, उस पावर से महरूम कर दिया गया है। ये सही। अगर आपके साथ आपकी जो रेट है गवर्नमेंट की वो नहीं महसूस होती हम्म। और लोग विलिंगली आपका काम नहीं करना चाहते, सिर्फ वो ये कहते हैं कि आज का दिन गुजर जाए, जब उन्हें उनके सर पर तबादलों की तलवार लटकी हो, जब उनके सर पर यह भी एक खौफ हो कि उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया ताजरों के खिलाफ तो ताजर हड़ताल कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसा और काम किया कि उन्होंने जाकर छापे मारने शुरू किए जो ग्राम फरोश हैं तो उसके बाद वो बाजार बंद करके उनको मारा पीटा जाएगा। तो ऐसे में जो रेट ऑफ दी गवर्नमेंट है वो कैसे नाफिज की जाती है? आप अपने जो एहलकार हैं, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं काम करने के, चेक करने के, जब तक उनको एतमाद नहीं देंगे, उनको खौफ से नहीं निकालेंगे, तो सही। फिर ये काम नहीं हो सकते। ऊपर बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर ये बात कर देना कि महंगाई अच्छा, खत्म हो ये जो जाएगी, हुकूमत या ये जो लाहौर में हुकूमत बैठकर। कहती है कि हम कोई भी इक़दामात करते हैं, किसी भी इदारे के अंदर इस्लाहात की बात करते हैं या रिट की बात करते हैं, तो कोई ना कोई तबका है वो हुकूमत के सामने आ जाता है, सड़कों के ऊपर आ जाता है, ये काम नहीं करने दे रहे हैं। हुकूमत का ये मौक़िफ़ फिर उस सूरत के अंदर बिल्कुल दुरुस्त होता है कि अगर हम देखें कि शोबा सेहत के अंदर इस्लाहात की बात करती है हुकूमत, तो हमें देखते हैं कि डॉक्टर्स बाहर आ जाते हैं, टैक्स के हवाले से बात करें तो ताज बरादरी बाहर आ जाती है, तालीमी इदारे के अंदर करें तो असातिज़ा बाहर आ जाते हैं। तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है और कितना हकीकत के मुनाफी नहीं है? अब देखिए कि ये जो आए रोज के बहरान पैदा किए जा रहे हैं, हम्म। ये मेरे नजदीक ये भी ना, अगर आप रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, रिफॉर्म्स अगर आप फ्रेंडली नहीं करेंगे, अवाम दोस्त नहीं करेंगे, अभी ये जो इस्लामाबाद में एजिटेशन हो रही है असातिज़ा की, सिर्फ आप उसकी बुनियाद देख लीजिए कि वो क्यों कर रहे हैं। वो अच्छे भले फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, आप उन्हें उठाकर बल्दियाती इदारे के हवाले कर देंगे बिल्कुल। तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। जो उनकी सर्विस है, उनके उसके बेनिफिट्स हैं या उनके सर्विस के तहफुजात है, वो लोग कहाँ जाएंगे? जब उन्होंने अप्लाई किया था वो बल्दिया के मुलाजिम नहीं थे या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के या म्यूनिसिपैलिटी के मुलाजिम नहीं थे। आप उठाकर उन्हें आप लोकल बॉडीज के अंडर करना चाह रहे हैं तो वो उनका चीखना चिल्लाना बनता है। अगर आप डॉक्टर्स के लिए ये करेंगे कि अच्छे भले डॉक्टर्स हैं, वो पहले एफएससी करते थे, एमबीबीएस करते थे और उनको लाइसेंस मिल जाता था, फिर आपने उन पे एंट्री टेस्ट लगा दिया एफएससी के लेवल पर, वो खैर वो चिकना चलाना 20-22 साल गुजर गए। अब आपने एमबीबीएस करने के बाद जो हमारे अपने तालीमी इदारे बाहर से वालों के लिए नहीं है, हमारे जो अपने तालीमी इदारों से डिग्री याफ्ता डॉक्टर्स हैं, आपने उनके लिए एक और एंट्री टेस्ट कर दिया। इस किस्म के अगर ये इकदामात किए जाएंगे जो ऑन दी फेस ऑफ इट अवाम दोस्त नहीं है और मुश्किलात पैदा करने वाले हैं, तो फिर तो लोग चीखते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हफीज़ साहब, वो मज़ीद भी तो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। भलाई के लिए हो। ठीक है, मज़ीद भी मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक में जाने से हम पहले बात कर रहे थे कि महंगाई के हवाले से आवाम खासी परेशान भी नज़र आती है। हुकूमत इक़दामात को रिलीफ देने की बातें अब तक कर रही है, मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले भी बातें कर रही थी, मगर वो जो बयानात हैं, वो जो वादे हैं, वो अमली सूरत में हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे और यही सवाल आवाम भी हुकूमत से कर रही है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में दूसरे मौजू के हवाले से हम बात करेंगे नैब के हवाले से काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। अदालतें भी जो हैं वो सवालात उठा रही हैं नैब की कारकर्दगी के हवाले से कि सियासी कायदीन की जानिब से, सियासी क़यादत की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से बिलखसूस नैब के इदारे के हवाले से बात की जा रही है। हत्ता कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान को चलाना है तो फिर नैब को बंद करना पड़ेगा, इस सूरत के अंदर मुल्क नहीं चल सकता। इन तमाम अमूर के ऊपर भी हम बात करेंगे। हफीज़ खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नैब की कारकर्दगी के हवाले से हमने ये देखा कि केसेस तो बन जाते हैं लेकिन मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचते। चेयरमैन नैब कहते हैं कि हमारा तो काम है रेफरेंस बनाना, आगे जो मामलात हैं वो तो अदालतों में जाके डिफ़ाइन होंगे या उनके जो फैसले हैं वो आएंगे। जी हफीज़ खान साहब से हम दोबारा रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नैब के हवाले से हम तमाम जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है शाहिद अजमल साहब। शाहिद साहब, आपके वक्त का सबसे पहले बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, सबसे पहले नैब के हवाले से, क्योंकि आपकी ये बीट भी रही है, तमाम तर मामलात को आप बड़ी गौर से भी देखते हैं, तो मुझे ये बताइएगा नैब के इदारे के हवाले से काफ़ी सवालात हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, सियासी क़यादत हो अपोजिशन की, हत्ता कि हुकूमत भी उस हवाले से काफ़ी सवालात उठा रही है।
तो क्यों आखिर जो है वो नैब उस तरह से परफॉर्म या कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रही जैसे कि वादे किए जाते हैं? जी। देखें जी, नैब के हवाले से जो सूरत हाल है ये इससे पहले भी नैब नैब का इदारा तो मौजूद रहा है, लेकिन सही। नैब जब से ये सियासी सियासतदानों के खिलाफ नैब ने कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया है, खास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का और आसिफ जरदारी साहब के केस जो थे, जी। उस वक्त से ये ज्यादा डिस्कस होना शुरू हो गया और उसके ऊपर बहस होना शुरू हो गई कि नैब जो है वो वन साइडेड या जानिबदाराना जो है वो कार्रवाई कर रहा है, इसमें गैर जानिबदारी जो है वो खत्म होती जा रही है। आप देखें कि जब मियां साहब का केस कोर्ट के अंदर चल रहा था, तो उस वक्त जिस तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से नैब के ऊपर बार बार नैब को तनकीद का निशाना बनाया गया, हम्म। उस पूरी सूरत को अगर हम नजर में रखें तो अपोजिशन जो है वो नैब से शदीद नाराज नजर आती है। और आसिफ अली जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, हम्म। वो तो बारहा ये कह चुके हैं कि या नैब चलेगा या मुल्क चलेगा, मुल्क और जी। नैब दोनों मुतवाजी इकट्ठे नहीं चल सकते। हालांकि इस नैब की बुनियाद जो है इससे सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद ही रखी थी, फिर उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इसको मजीद फैलाया गया और ऑर्डिनेंस के तहत इसको नैब के इदारे को कायम किया गया। जहां तक नैब के अंदर मुकदमात की बात है, तो ये एक बड़ा सवाल नैब नैब की कारकर्दगी पर भी उठता है कि नैब जिस भी केस को लेकर चलती है, उसको एहतसाब अदालतों के अंदर तो सजा हो जाती है हम्म। मुलजमान को, लेकिन जब मुलजमान हाई कोर्ट में जाते हैं तो पहली अपील में या दूसरी अपील में वो केस खत्म हो जाता है या वो केस उड़ जाता है और मुलजमान जमानत पर बाहर आ जाते हैं। ये एक वो सवाल है कि नैब को अपनी कारकर्दगी पर और खास तौर पर अपनी प्रोसिक्यूशन के निज़ाम के ऊपर नैब को तवज्जो देने की जरूरत है कि अगर आप एक मुलजिम के खिलाफ कोई सही। केस लेकिन लेकर लेकिन आते शायद हैं तो साहब आपको नहीं उसके लगता कि नैब को जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर के ऊपर हमने देखा है कि अदालत उज़्मा भी ये बात कह चुकी है अपने फैसलों के अंदर रिमार्क्स की सूरत में दर्ज हैं, चाहे वो ख्वाजा साद रफीक साहब का केस हो, उसके अंदर बड़ी वाजे से बहुत सारे जो अहम नुकात हैं अदालत ने वाजे किए हैं। वाकई ऐसा जो तासुर जो दिया जा रहा है बिल्कुल दुरुस्त है कि नैब को इस्तेमाल भी किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत में? देखें, ये अब एक तासुर है, इसको हम इस तरह इसको ये इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके ऊपर हम कतई तौर पर कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन ये सही। बात तासुर जो है ये मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, क्योंकि सही। सिर्फ नैब जो है वो अपोजिशन के जो केसेस हैं उनको तो लेकर चल रहा है, लेकिन मालम जब्बा है, बीआरटी अपना बीआरटी का केस है, या इसके अलावा जितने भी हुकूमती चीनी शुगर केसेस हैं स्कैंडल बिल्कुल। उन केसेस के ऊपर कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से अपोजिशन का ये जो तासुर है और अवाम के अंदर ये तासुर मजीद मजबूत होता जा रहा है। हालांकि मुल्क के अंदर एक एहतसाब के एक मजबूत इदारे की जरूरत है जो कि गैर जानिब तौर पर जो है वो कार्रवाई करता नजर आए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा और ये तासुर मजीद मजबूत होता चला जाएगा अगर नैब जो है अभी देखें जो नैब का ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आई है उसके अंदर जी। नैब के चेयरमैन के जो इख्तियारात थे, जो दीगर मामला थे, उसमें से उन्होंने जो केसेस जो हैं उसके अंदर से एग्जेम्प्ट किए हैं। अपोजिशन तो जो सजा भुगतनी थी भुगत चुकी है, उसके खिलाफ जो मुकदमात होने थे, जो सजाएं होनी थी, हो चुकी। अब जब ये हुकूमत जाने वाली है और इस हुकूमत ने चले जाना है, उस दौरान हुकूमत अगर एक ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आएगी जिसमें हुकूमत ने अपने आप को कि अगर हुकूमत जाने के बाद कुछ मुकदमात खुलेंगे तो हुकूमत ने अपने आप को सेफ साइड पे कर लिया है। अपोजिशन का ये सबसे बड़ा एतराज है कि जब हमारी बारी थी उस वक्त तक तो हुकूमत और नैब जो था वो हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे। अब जबकि सूरत हाल ये बनी है कि हुकूमत जाने वाली है तो हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के तहत उसके बाद फिर वो कानून मंजूर करा के मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से नैब का, तो ये हुकूमत ने अपने आप को लेकिन सेफ कर लेकिन लिया है आपको आपको क्योंकि नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से तो इब्तदा तो होनी है? अगर मौजूदा हुकूमत ने नैब की इस्लाहात के हवाले से या कानून के हवाले से तब्दीली कर दी है तो कहीं ना कहीं से तो इब्तदा होनी थी। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास से मौका था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास से मौका था, ये दोनों जमातें तो नहीं कर सकी। अगर मौजूदा हुकूमत ने कर भी ली है तो अच्छी बात है, इब्तदा हो गई है। नहीं, एक इस हवाले से तो ये बात ठीक है, हम्म। लेकिन क्योंकि हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से अपोजिशन को दावत दी थी कि आए आप हमारे साथ बैठें, हम मिल बैठ कर इसको करते हैं, लेकिन अपोजिशन ये सोच रही थी कि हमने जो भुगतना था भुगत लिया, अब सही। हुकूमत भी इसी नैब को भुगते, तो फिर वन साइडेड यकतरफा तौर पर हुकूमत को ये करना पड़ा और उसने अब देखें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर चेयरमैन नैब को बार बार बुलाया जाता रहा कि आपने जो 851 अरब
रुपए जो आपने, आप कहते हैं कि हमने रिकवर रिकवर किए किए। हैं करप्ट लोगों से, वो कहाँ हैं पैसे, वो हमें बताया जाए, उसकी तफसीलात बताई जाएं, वो पैसे किस अकाउंट में आते हैं, कहाँ जाते हैं। तो चेयरमैन नैब कम से कम 5 इजलासों में मुसलसल, चेयरमैन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे राना तनवीर हुसैन, वो उनको बुलाते रहे लेकिन वो नहीं आए। हम्म। आखिरकार 2 दिन पहले वो कमेटी के सामने पेश हुए हैं, जहां पेश होते ही उन्होंने ये कहा कि जी मैं कोई मुगलिया बादशाह नहीं हूं, मैं कोई मुगलिया बादशाहों की तरह की ये नहीं हूं कि पार्लियामेंट को ना मारूं, मेरे लिए पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है और इसलिए मैं पार्लियामेंट के सामने पेश हो गया हूं, मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने वजूहात बताई कि मैं इसलिए पेश नहीं हो सका, अब मैं पेश हो गया हूं और आपको एक एक पाई का हिसाब दूंगा। ये सही। तो उन्होंने कहा, लेकिन कोई हिसाब वो अपने साथ लेकर नहीं आए। सही। हालांकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बार बार नोटिस ही इसलिए कर रही थी कि आप उन पैसों का हिसाब लेके आए कि जो आप 851 अरब रुपए रिकवर करने का दावा करते हैं, वो पैसे हैं कहाँ? उन्होंने क्या वो ये तो जिहाद भी रखी है कि इन कैमरा इजलास उन्होंने दरख्वास्त की है कमेटी से कि इन कैमरा इजलास बुला ले, मैं तमाम तो जो तफसीलात हैं वो पेश कर दूंगा, जिसको कमेटी ने मान भी लिया है। हफीज़ खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नैब के हवाले से जो सवालात अदालतें उठाती रही हैं नैब की कारकर्दगी के हवाले से कि लोगों को बगैर किसी रेफरेंस के जेलों में डाल दिया जाता है, इन तमाम तर सुनहरियों के अंदर हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को कितना नुकसान पहुंचा है और नैब की जो कारकर्दगी रही है इसका असर अंदाज कहीं ना कहीं PTI को तनकीद की सूरत में मिला है? सवाल है, इसके दो हिस्से हैं। हम्म। जो पहला है कि ये जो पिक एंड चूज का तासुर है कि गवर्नमेंट अपने केसों को तो नहीं बाहर आने देती और जो दूसरे वो केसों को बहुत तरीके से उछाला जाता है, ये बात खासी हद तक दुरुस्त है वाज़े तौर पर। सही। आपने देखा होगा कि जो पिछली गवर्नमेंट आप देखिए, जिस तरह नून लीग की हमारे यहाँ हुकूमतें रही हैं, उनमें ये किया जाता था कि एक छोटे ग्रेड के अफसर को बड़ी पोस्ट पे लगाकर, यानी 19वें ग्रेड के अफसर को 21वें ग्रेड पे लगाकर फिर उससे वो काम करवाए जाते थे जो 21वें ग्रेड का अफसर आमतौर पर नहीं करता था। तो इन्होंने ये जो अभी उनकी टर्म खत्म हुई है चेयरमैन नैब की, और उनको एक ऑर्डर कर दिया है कि तावक्त सानी उनको रखा जाएगा। तो तावक्त सानी का जो एक लालच होता है आदमी के अंदर, तो फिर वो सारे काम करने पर इंसान तैयार हो जाता है जो अपनी एक मुस्तकिल टेन्योर में वो नहीं करता, जहाँ टेन्योर डिफाइंड हो। एक तो ये हो गया। तो दूसरा, जहां तक है ना कि इन केसों की समाअत का या हाई कोर्ट्स या जो अदालत उज़्मा है इनसे मुतमिन नहीं होती, तो ये जो वाइट कॉलर क्राइम को डील करने का सिलसिला होता है, ये हमारे सिविल लॉ से और क्रिमिनल लॉ से कतई मुख्तलिफ है। एक तो इनमें गवाहों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसमें डॉक्यूमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि जो जज साहब फैसला करते हैं उनमें बहुत देर लगती है। और फिर हमारे यहाँ जो पेडेस्टल है या फोरम्स हैं अपील के, वो उनका अपना अपना देखने का और सोचने का अंदाज होता है। हाई कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है कि उन्होंने उस चीज को देखना होता है, खंगालना होता है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और फिर सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है वो वकला का रवैया होता है जो उसमें पेश हो रहे होते हैं, जिन्होंने उसको डिले करना होता है कि ये गवर्नमेंट गुजर जाए या जो नैब का ये चेयरमैन उसका ओहदा गुजर जाए, उसका टेन्योर गुजर जाए, तो फिर वो इस पे असरअंदाज होते हैं। और फिर जो कोर्ट्स में, जो खास तौर पर एहतसाब कोर्ट में जिस तरह का आए रोज देखने में आता है कि जजेस का ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर जो नया जज आता है वो फिर नए सिरे से काम शुरू करता है। तो ये सारे फैक्टर मिलकर इन्होंने एहतसाब को उस तरीके से इफेक्टिव नहीं बना रहा हुआ कि जिस तरीके से होना चाहिए था। गवर्नमेंट की अपनी कोशिशें हैं, जैसा कि अभी जो हवाला दिया गया तरमीमी ऑर्डिनेंस का जो आया था जी, उसमें सब कुछ यही था कि आने वाले वक्तों में इन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तो मैं नहीं समझता कि किसी तौर पर पीटीआई गवर्नमेंट ने जो उसका बेसिक स्लोगन था, जिस स्लोगन पे वो इक़्तिदार में आए थे कि हम इंसाफ करेंगे और हम एहतसाब करेंगे, वो किसी तौर पर भी पूरा नहीं हुआ। और वो महज एक ख्वाब बन गया है, एक ऐसा ख्वाब कि जिसकी ताबीर खासी मायूस कुन और डरावनी है। सही। अच्छा, हफीज़ खान साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, फिर यही जो सवाल है मैं शाह साहब के आगे भी रखूँगा। मुझे पहले आपसे ये जानना कि चेयरमैन नैब के हवाले से हमने ये देखा कि जो एक्सटेंशन की जो बातें की जा रही हैं उस हवाले से भी कानूनी की सूरत में अटॉर्नी जनरल साहब का भी बयान बिल्कुल सामने है कि कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कहीं ना कहीं आप उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ये मशरूत कर देंगे किसी न किसी तरह से चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से। अव्वल तो ये होनी ही नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं, आप क्या राय रखते हैं तमाम सूरत हाल के ऊपर? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो किन कानून के ऊपर होनी चाहिए?
एक्सटेंशन जहां भी होगी, मैं बिल्कुल इसे जनरली बात करूं, जहां भी होगी वो खराबी का बायस होगी। सही। एक जो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब ये एहतसाब एक्ट बनाया गया था तो इसमें वाज़ेह तौर पर कर दिया गया था कि इसमें किसी तौर पर भी तौसी नहीं होगी। अब एक अमेंडमेंट के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए उस चीज को सस्पेंड करके और तावक्त सानी कर देना, तो तावक्त सानी का मतलब ये होता है कि जो उन्हें लगाने वाले लोग हैं वो उनकी ख्वाहिश पर चलेंगे तो वो रहेंगे, अगर वो ख्वाहिश पर नहीं चलेंगे तो नहीं रहेंगे। अभी आपने देखा होगा चंद दिन पहले एक मूव बनी थी कि जनाब वो समरी बन रही है और एक नया चेयरमैन लाया जा रहा है, सब कुछ। ये जो आदमी काम कर रहा होता है पहले से चेयरमैन एक्सटेंशन पर, ये उस पर दबाव डालने के तरीके होते हैं। अभी आप देखिएगा कि वो जो समरी की बात चली थी वो कहां गई दो चार दिन पहले। जी जी। अभी ये हर हफ्ते, हर महीने, 15 दिन के बाद ये बात निकलेगी कि नए चेयरमैन की बात हो रही है। एक तो लोग खुश हो जाएं या जो नाकिद हैं वो किसी हद तक मुतमईन हो जाएं, और जो नैब के चेयरमैन हैं उन पर भी दबाव बढ़ा रहे कि जी हम आपको फारिग करने जा रहे हैं। सही। और ये यकीनी तौर पर जो दबाव है ये हुकूमती सतह के ऊपर होता है कि आपको जो है वो हटा दिया जाएगा, ऐसी समरी लाने का मकसद यही फिर खुलासा निकलता है इन चीज़ों का। जी हाँ जी हाँ जी। मैं जैसे एक आम आदमी बैठा हुआ है, मैं उसको कहता हूँ कि जनाब आप बैठे, जिस वक्त मैं चाहूंगा आप इस कुर्सी पर बैठेंगे, जी जी। और जिस वक्त मैं नहीं चाहूंगा मैं आपको कुर्सी उठा दूंगा। ठीक तो है। कुर्सी किसे प्यारी नहीं लगती। सही, ये अहम नुकता है। शाह साहब मुझे आप ये बताइएगा, हफीज़ खान साहब ने कहा कि ऐसी जो चीज़ें हैं ये किसी न किसी तरह प्रेशराइज करना मकसूद होता है चेयरमैन नायब के हवाले से, जो फिर अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगाती है कि काफ़ी हद तक चेयरमैन नायब जो है कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, हुकूमत के केसेस इसलिए नहीं खुलते। ये फिर वाकई अपोजिशन के इस बयानी को तक़वीत मिलती है? जी बिल्कुल, इसमें रज़ा ये है कि जिस तरह अभी हफीज साहब कह रहे थे कि इससे पहले जो इन्होंने बात की कि एहसाब अदालतों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है इन केसों के अंदर, मैं पहले उस पर थोड़ी सी बात कर लूँ। मैं इसलिए कह रहा था, पहले भी मैंने बात की कि प्रोसिक्यूशन का जो नैब का निज़ाम है वो इंतहाई वीक निज़ाम है, जिसके अंदर आप देखें कि एक जो मुलजिम होता है वो अपने वकील को, वो अगर 2 करोड़ रुपए वाला या 1.5 करोड़ रुपए वाला वकील करता है, और यहाँ प्रोसिक्यूटर जो आपका है आप उसको लाख, 1.5, 2 लाख रुपए दे रहे होते हैं किसी केस के अंदर, तो वो किस तरह उसके साथ कंपीट करेगा, या वो क्यों इतनी मेहनत करेगा जितनी वो करोड़ों रुपए लेने वाला वकील कर रहा है। प्रोसिक्यूशन के निजाम को ठीक करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन के निजाम को ठीक करने की जरूरत है। नवाज शरीफ के केस में यही हुआ कि जेआईटी ने जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए थे वही इन्होंने इकट्ठे किए, और उसी को इन्होंने उसके अंदर मजीद इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उन्हीं को इन्होंने रेफरेंस बना के और उसके अंदर दायर कर दिया अदालत के अंदर। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं, और चेयरमैन नैब को बजाय इसके कि चेयरमैन नैब सियासी लोगों के पीछे भागें और इस तरह के मामलात के पीछे भागें, उन्हें चाहिए कि वो अपने नैब का जो सिस्टम है उसको मजबूत करने की कोशिश सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। मजीद भी नुकात के ऊपर बात करेंगे, मगर नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और ब्रेक में जाने से हम पहले बात कर रहे थे कि नैब के हवाले से हमने खारिजी देखा कि अपोजिशन क़यादत जो है वो काफ़ी नैब के हवाले से सवालात उठाती रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी, तमाम तर चीज़ों के ऊपर वो बात करती आई हुई है, और अपोजिशन और हुकूमत ये मौक़िफ़ लेती रही है कि नैब खुद मुख्तार इदारा है, आज़ाद इदारा है, वो अपने तय जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। हफीज़ खान साहब, ब्रेक में जाने से पहले भी बात हो रही थी, शाहिद साहब जिस तरह बात कर रहे थे कि काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं तमाम तर मामले के अंदर, लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी मौजूद है कि अदालतों का क़याम, एहतसाब अदालतों का क़याम जो है उसको मैक्सिमम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो उस हवाले से वाक़ई अदालतें बना देने से नैब की कारकर्दगी के ऊपर कोई वाक़ई कोई तसल्ली बख्श हो सकेगा, इत्मीनान कर सकेंगी, या फिर अदालतें हल नहीं है, नैब की मैनेजमेंट को अंदर से ठीक होने की ज़रूरत है तरीक़ाकार तफ्तीश के लिए? जी, एक तो अदालतों का बढ़ाया जाना जरूरी है। एक बात ये तस्लीम शुदा है, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 120 या 22 अदालतें बढ़ाई जाएं, लेकिन उनका क्या हुआ, उस पर एक टारगेट डेट भी दी गई थी लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन आप देखिए कि जो अभी शायद साहब बात कर रहे थे, मैं उनसे एग्री करते हुए उसमें इजाफा ये करूंगा कि हमारे जो इधर प्रोसिक्यूटर लगाए गए हैं नैब में, एक तो उनकी अक्सर उनकी टेन्योर पोस्टिंग्स होती हैं या उनकी अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर की जाती है और उनकी मुस्तकिल मुलाजमत नहीं होती। दूसरा, वो जो वकला साहबान ये प्रोसिक्यूटर लगते हैं, उनकी जो तरबियत है बेसिकली वो या फौजदारी कानून पे होती है या सिविल लॉ पे होती है। ये जो व्हाइट कलर क्राइम पे उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है प्रोसिक्यूशन करने की, ना उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाता है, ना ट्रेनिंग उनकी यहाँ करवाई जाती है। तो वो चाहे इन्वेस्टिगेटर हो या अपना वो प्रोसिक्यूटर हो,
तो जब एक प्रोसिक्यूटर एक व्हाइट कॉलर क्राइम को प्रोसिक्यूट करेगा क्रिमिनल साइड के वकील की तरह या सिविल साइड की वकील की तरह, तो फिर तो वहां ताखीर भी होगी और वहां लेकुनास भी रह जाएंगे और वो केस प्रूव उस तरीके से नहीं हो पाते। बेसिकली एक साहब का जो इदारा है उसकी परमानेंट वैल्यूज होनी चाहिए, उसके परमानेंट उसके मैयर्स होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग इतने ट्रेंड हों प्रोसिक्यूटर। मुझे तो वहां पर एक भी आदमी नहीं दिखाई देता कि जो प्रोसिक्यूटर या इन्वेस्टिगेशन में वो कुछ अपना रखता हो, एक्सपर्टीज रखता हो। तो वही बात है कि हम उसे सिविल लॉ के तौर पर लेते हैं, एविडेंस कराते हैं, या क्रिमिनल लॉ के तौर पर लेते हैं। व्हाइट कलर क्राइम का तो हमारे यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है वो कोर्ट में प्लीड करने का या प्रोसिक्यूट करने का, तो फिर खराबी होगी। ठीक है। अच्छा, मज़ीद जो मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल करेंगे हफीज़ खान साहब, पहले मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि हमने देखा कि ये ख़िता एक बार फिर से आलमी ताकतों के हवाले से अगर हम बात करें तो अमेरिका और चाइना हमें एक बार फिर से कोल्ड वार यानी सरजंग की जानिब होती हुई हमें दिखाई दे रही है। हमने देखा कि अमेरिका ने एक जमहूरी लिहाज से समिट का इनेकाद भी किया, जिसके अंदर एशिया के अंदर बात करें तो 4 ममालिक को मदऊ किया, जिनके अंदर पाकिस्तान शामिल था, भारत शामिल था, नेपाल और मालदीव। लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है हम किसी भी सरजंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो हिस्सा नहीं बनेंगे आप, ये किसके मौक़िफ़ की तायद है? ये आप देखिए कि आपने देखा होगा कि जिन ममालिक को 100 का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें चीन को तो नहीं बुलाया गया, लेकिन चीन का जिसके साथ झगड़ा है ताइवान, उसको बुला लिया गया वहां पर जी। तो ये बेसिक रीजन बनी है। और दूसरा जो चाइना है वो कोई ऐसी मूव नहीं करना चाहता, वो कोई ऐसी समिट जो अमरीकी हुकूमत करने जा रही हो, अगर ये होती यूएनओ के तहत होती थी समिट कोई होती डेमोक्रेसी की, फिर तो उसमें चाइना का जाना बनता था। और अब ऐसी सूरत में कि जब वहां ताइवान जिसको चाइना उस तरीके से तस्लीम ही नहीं करता उसकी एग्जिस्टेंस को, उनको बुलाया जा रहा है और इनको नहीं बुलाया जा रहा। और ये जो पिक एंड चूज की गई है, चाइना इस पिक एंड चूज पे उसका एहतजाज है जरूर। तो पाकिस्तान इस लिहाज से, एक तो ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है 9 और 10 दिसंबर, 9 कल थी, 10 आज है जी। तो ये वर्चुअल थी, वहां फिजिकली तो जाना नहीं था, लेकिन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्किप किया है, ये उस तरीके से स्किप करना मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो लिया गया है। इस तरीके से मेरे नजदीक नहीं करना चाहिए था। सही। ठीक है, हम चाइना का जो मौकफ है हम उसमें पेश होकर हम चाइना की फेवर कर सकते थे कि ताइवान को क्यों बुलाया गया और चाइना को क्यों नहीं बुलाया गया या बाकी पिक एंड चूज की गई है। तो किसी ऐसे फोरम से स्किप करके चला जाना आप, वो आपका ये होता है कि आपके पास उस चीज पर अपना कोई मौकफ नहीं है, आपका कोई नैरेटिव नहीं है। सही। इस पर हमें चाइना से बहुत पहले से, जब ये अनाउंस हुई थी, बहुत पहले से डायलॉग कर लेनी चाहिए थी, उनका व्यू पॉइंट ले लेना चाहिए था कि अगर ये तो वही है जैसे हमारे यहाँ आप देखते ना रोज रिश्तेदारियों में, बिरादरियों में, जी जी, फलां को शादी पर नहीं बुलाया गया, उसके दुश्मन को बुला लिया गया, तो जनाब उसकी किस ने रखनी है, किस ने उसका वो उसकी फेवर करनी है। ठीक है, यही सोच आलमी सतह के ऊपर भी हमें नजर आती है। शायद साहब, इसी के ऊपर मैं आपका कमेंट भी जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि सिफारती पॉलिसी के हवाले से हम थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गलती कर गए, हमें जाना चाहिए था, जिस हफीज़ खान साहब कह रहे हैं आप जाते वहां जाकर आप ये मौक़िफ़ रख सकते थे, आपने जाकर जो है सिफारती पॉलिसी के ऊपर थोड़ी बहुत बेहतर इसको किया जा सकता था। देखें, एक हवाले से तो पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के पाकिस्तान किसी सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनने जा रहा, और इसके ऊपर हमारा मौकफ जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की सर्द जंग का हिस्सा बन के जो नुकसानात हम उठाए हैं और मुल्क अभी तक उसकी जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक बर्दाश्त कर रहा है, तो ये आप देख रहे हैं। हमें उससे जो है ये एक हवाले से तो ठीक है, लेकिन ये है कि फोरम के ऊपर ना जाना मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। हमें फोरम में जाना चाहिए था, हमें अपना मौकफ और जो चाइना का मौकफ है वो हमारे थ्रू वहां जाना चाहिए था कि आपने ये जो बुलाया है इसमें जो मेन स्टेक होल्डर है चाइना, उसको अगर आपने नहीं बुलाया तो आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपना मौकफ वहां रखता और दूसरे जितने भी मुल्क हैं जिसमें चाइना के एंटी ममालिक, जिसमें इंडिया और दूसरे ममालिक हैं, वो बैठे होते और पाकिस्तान चाइना की वहां हमायत कर रहा होता, तो मेरे ख्याल में इसके ज्यादा दूररस असरात हो सकते थे और पूरी दुनिया को भी पता चल जाता कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात किस तरह के ताल्लुकात हैं। हमने उसका बाइकाट करके, दरअसल मेरे ख्याल में हमने अगर उसका वहां ना जाकर हमने ये किया है कि हमने चाइना से भी बनाए रखा है और हमने ये चाहा है कि उधर भी हमारी बनी रहे, उधर भी बनी रहे और हमारी किसी के साथ खराब ना हो।
मेरे ख्याल में इंटरनेशनल सतह पर जो पॉलिसियां होती हैं बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में, इस तरह की पॉलिसी नहीं अपनाई जानी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को चाहिए था कि डट कर, क्योंकि अगर चाइना पाकिस्तान के साथ डट कर खड़ा है तो पाकिस्तान को वहां जाकर चाइना के हक में बोलकर डट कर जो है वो मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। सही। हफीज़ खान साहब, हमने देखा कि ख़ित्ते के लिहाज से अगर भारत की खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करें कि भारत के बिल्कुल ईरान से भी ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से भी ताल्लुकात हमने देखे हैं, रशिया के साथ अता के साथ जो उनके जो मामलात हैं बड़े बेहतर हमें अंदाज में नज़र आते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं या फिर किसी के मुखालिफ नज़र आते हैं। एतदाल हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर नज़र नहीं आता। हमारी जितनी भी पॉलिसियां होती हैं, चाहे हमारी घरेलू हों चाहे घर से बाहर की हों, उनमें एक जज्बातियत हमें दिखाई देती है। वो जो मैच्योरिटी होती है वो अभी तक आती हुई नजर नहीं आती। अगर आपने देखा होगा कि पहले भी हमने इस किस्म का एक्सपेक्ट किया था, जब वो मलेशिया के जी बिल्कुल कर रहे थे तुर्की और पाकिस्तान वाली, तो हमने सऊदी अरब के कहने पर या जो भी बात थी उसके पीछे पस मंजर जो भी था, हमने उसको स्किप किया इसी तरीके से, और हमने कमिटमेंट करने के बाद स्किप कर दिया था। तो अभी देखें, अगर वो न्यूजीलैंड की टीम हमारे यहाँ से चली गई थी दूसरों से, उसने स्किप किया तो कितना बुरा लगा था ये बात। अगर वहां 100 ममालिक एक फोरम पे जमा हो रहे हैं तो 100 ममालिक कम नहीं होते। एक बहुत बड़ी बिरादरी है आपकी, आलमी बिरादरी है। आप वहां बैठकर अपनी बात अपनी भी करें और इंडिया की आंखों में आंखें डालकर भी बात करें। डेमोक्रेसी की बात अगर होती है, अब चाइना को वहां बेहतर तौर पर डिफेंड कर सकते थे कि जनाब आपने चाइना को ना बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। चाइना एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और उसको बुलाना चाहिए था। अब देखें, चाइना वो वाला पहला वो नहीं रहा जिसमें आयरन कर्टन पड़ा होता है, या रशिया वो नहीं है जिसमें आयरन कर्टन था, डेमोक्रेसी नहीं थी और वहां वैल्यूज पनप रही है। अगर आप इस तरीके से वो चाइना को निकाल बाहर करेंगे और आप भी मजे से एक तरफ होकर बैठ जाएंगे, तो ये आप किसी दोस्त के लिए आप अच्छा काम तो नहीं किया। आप डिफेंड करते, उनका केस प्लीज करते। ठीक है। हफीज़ खान साहब, शाहिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।